देखो, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। भारत में औद्योगिक विवाद कानून का इतिहास 1860 से प्रारंभ होता है। नियोजक एवं श्रमजीवी संघर्ष अधिनियम 1960 पारित किया गया, जिसके द्वारा रेलवे तथा अन्य लोक निर्माण कार्यों में मजदूरी संबंधी विवाद के निपटारे की व्यवस्था की गई थी। 1934 में बम्बई औद्योगिक संघर्ष अधिनियम लागू किया गया, जिसमें समझौता बोर्ड, श्रम न्यायालय एवं पंच निर्णय संबंधी न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1930 में भारत रक्षा नियम लागू किया गया और इन नियमों के धारा 81(9) के अंतर्गत लोकोपयोगी सेवा संस्थानों में हड़ताल और तालाबंदी पर प्रतिषेध लगा दिया गया, लेकिन ये सभी कानून सीमित क्षेत्र में कार्यशील रहा है। अंततः केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 1946 को केंद्रीय विधानमंडल में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो 1 मार्च 1947 को ये विधेयक पारित हुआ, जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता है। ये अधिनियम कुछ संशोधनों के बाद आज भी लागू है। इस अधिनियम के संबंध में 3 बातें कही जाती है। यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है। इस अधिनियम को राज्यों में लागू करने का अधिकार राज्य सरकार को है और ये विनियमन संबंधी संविधान है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक शांति एवं सद्भावना बनाए रखना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह अधिनियम औद्योगिक विवाद के अनुसंधान एवं समाधान की व्यवस्था करता है। इसके मुख्य प्रावधान क्या है? जैसे कि वो विस्तार क्षेत्र, ये एक केंद्रीय विधान है और ये जम्मू कश्मीर राज्य सहित पूरे भारत में लागू है। यह अधिनियम निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के उद्योगों पर लागू होता है। धारा 2(1) परिभाषा इसकी क्या है? औद्योगिक विवाद। औद्योगिक विवाद का तात्पर्य नियोजक एवं नियोजक और एवं श्रमिक के बीच होने वाले ऐसे विवाद या मतभेद हैं जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन या नियोजन की शर्तों या श्रम की दशाओं से संबद्ध होता है। धारा 2(के) तालाबंदी लॉकआउट हो गया। तालाबंदी से आशय नियोजक द्वारा नियुक्त कर्मचारी किसी भी संख्या को काम पर जारी नहीं रखने के लिए रोजगार के स्थान को अस्थायी रूप से बंद करने या काम को स्थगित करने या काम देने से इनकार करने से है। कामबंदी ले ऑफ, कोयले, शक्ति, कच्चे माल की कमी और माल के संग्रह तथा मशीनरी की खराबी या टूट-फूट या प्राकृतिक विपदा या अन्य संबंधित किसी कारणवश नियोजन से इनकार करना या असमर्थता से संस्थान के उन श्रमिकों को जिसका नाम मास्टर रोल पर है और जिनकी छंटनी नहीं की गई है को यदि काम नहीं मिल पाता है तो इसे कामबंदी कहा जाता है। समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। धारा 2(ए) समुचित सरकार से अभिप्राय केंद्र और राज्य सरकार से है। निम्नलिखित विषयों से संबंधित उद्योग के लिए उचित सरकार से तात्पर्य केंद्रीय सरकार से है। समुचित सरकार से तात्पर्य केंद्रीय सरकार से है ऐसा उद्योग जो केंद्र सरकार के प्राधिकार के अधीन संचालित किया जाता है, केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन है, जैसे कि रेलवे कंपनी द्वारा संचालित कोई उद्योग। नियंत्रणाधीन उद्योग से संबंधित ऐसा औद्योगिक विवाद जो केंद्रीय सरकार द्वारा उल्लिखित किया गया हो। उसके निम्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों से संबंधित औद्योगिक विवाद जैसे डाक कर्मकार नियोजन का विनियमन अधिनियम 1948 की धारा 5(1) के अधीन स्थापित डाक श्रम बोर्ड, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 2 के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम, औद्योगिक वित्त विभाग अधिनियम 1948 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्णन प्रबंधन अधिनियम 1948 की धारा 3(a) के अधीन गठित किया गया न्यासी बोर्ड, हवाई निगम अधिनियम 1953 की धारा 3 के अधीन स्थापित इंडियन एयरलाइंस और एयर निगम, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस अधिनियम 1959 के अधीन स्थापित तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, वेयर हाउसिंग निगम अधिनियम 1963 की धारा 3 के अधीन स्थापित केंद्रीय वेयर हाउसिंग निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम, भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन अधिनियम 1971 की धारा 3 के अधीन गठित किया गया अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1971 की धारा 3 के अधीन स्थापित संचालित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निर्यात क्रेडिट और गारंटी निगम लिमिटेड, औद्योगिक पुनर्निर्माण लिमिटेड, महाजनी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी, खान तेल क्षेत्र, छावनी बोर्ड, महापत्तन, मेजर बोर्ड। उपयुक्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों से संबंधित औद्योगिक विवाद को छोड़कर अन्य सभी औद्योगिक विवादों के संबंध में संबंधित राज्य सरकार को समुचित सरकार की परिभाषा में
सम्मिलित किया जाएगा जिसके भौगोलिक क्षेत्र के भीतर कथित औद्योगिक विवाद उत्पन्न होता है। औसत वेतन हो गया। औसत वेतन से अभिप्राय उन मजदूरियों के औसत से है जो किसी एक कर्मकार को देय होता है। औसत वेतन शब्द को परिभाषित करने का एकमात्र उद्देश्य किसी कर्मकार के औसत वेतन की संगणना करने से है, चाहे मजदूरी का भुगतान मासिक, साप्ताहिक तथा प्रतिदिन के हिसाब से ही क्यों न किया जाता हो। यहाँ मजदूरी भुगतान की पद्धति निर्धारित की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में एक कर्मकार का औसतन मजदूरी का अभिप्राय निम्न प्रकार से है। मासिक भुगतान के संबंध में 3 कैलेंडर माह में देय मजदूरी का औसत, साप्ताहिक भुगतान के संबंध में पूरे 4 सप्ताहों में देय मजदूरी का औसत, प्रतिदिन भुगतान के संबंध में पूरे 12 कार्यशील मजदूरी का औसत। पंचाट से अभिप्राय किसी औद्योगिक विवाद के अंतरिम या अंतिम या उससे संबंधित किसी प्रश्न एवं विचार बिंदु के निपटारे से है। ये निर्णय किसी श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय औद्योगिक अभिकरण द्वारा दिया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 10A में वर्णित पंच द्वारा दिया गया निर्णय भी इस परिभाषा में समाविष्ट किया गया है। बोर्ड हो गया, जैसे कि अधिनियम की धारा 2C में बोर्ड की परिभाषा दी गई है। अतः बोर्ड से अभिप्राय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत गठित समझौता बोर्ड से है। समझौता बोर्ड के स्थान पर केवल वार्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। नियोजक एम्प्लॉय। इस अधिनियम की धारा 2G के अंतर्गत नियोजक शब्द का अभिप्राय निम्न दृष्टिकोण से व्यक्त किया जाता है। यदि कोई उद्योग केंद्रीय सरकार या अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन संचालित किया जाता है तो इस संदर्भ में यदि किसी प्राधिकारी को निर्धारित किया गया है तो उस विभाग का अध्यक्ष नियोजक समझा जाएगा। यदि कोई उद्योग किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अथवा उसके अधीन संचालित किया जा रहा हो तो वहाँ के मुख्य कर्मचारी अधिकारी नियोजक समझे जाएंगे। स्वतंत्र हो गया, जैसे स्वतंत्र इंडिपेंडेंट अधिनियम की धारा 2.1 में स्वतंत्र शब्द को किसी व्यक्ति को एक बोर्ड, न्यायालय या न्यायाधिकरण के चेयरमैन की नियुक्ति के उद्देश्य से स्पष्ट किया गया है। इन निकायों में किसी व्यक्ति को चेयरमैन के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि उसमें निम्न योग्यता हो। इस प्रश्न से संबंधित औद्योगिक विवाद से उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ऐसा विवाद से प्रत्यक्ष प्रभावित होने वाले किसी उद्योग से अवश्य ही संबंधित नहीं होना चाहिए। उद्योग हो गया। इंडस्ट्री। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 के अनुसार उद्योग से अभिप्राय किसी कारोबार, व्यापार, उपक्रम, अभिनिर्माण या नियोजक की आजीविका से है और इसके अंतर्गत कर्मकार की कोई आजीविका, सेवा, नियोजन, हस्तशिल्प, औद्योगिक आजीविका या उपव्यवसाय सम्मिलित है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में उद्योग शब्द की परिभाषा में व्यापक संशोधन किया गया है। संशोधन के अंतर्गत सभी शिक्षण संस्थाओं को उद्योग की परिभाषा से बाहर निकाल दिया गया है। इसी प्रकार अभिभावक के कार्यालय, क्लब एवं सहकारी सोसाइटी को उसी स्थिति में उद्योग की परिभाषा में सम्मिलित किया जा सकेगा जब उनमें कार्यरत कर्मकारों की संख्या 10 अथवा अधिक हो। संशोधित परिभाषा उद्योग से तात्पर्य ऐसे सुव्यवस्थित क्रियाकलाप से है जो कि किसी नियोजक और उसके कर्मकारों के बीच सहयोग से किया जा रहा हो और जो मानवीय आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति के लिए माल के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण या सेवाओं के लिए है। भले ही ऐसे क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए पूंजी का विनियोजन किया गया हो अथवा नहीं, ऐसे क्रियाकलाप जो लाभ प्राप्त करने हेतु संचालित किया गया हो अथवा नहीं, इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे। डाक कर्मकार अधिनियम 1948 की धारा 5A के अधीन स्थापित डाक श्रम बोर्ड का कोई क्रियाकलाप, किसी संस्थापन द्वारा किया जाने वाला विक्रय, संवर्धन या कारोबार या दोनों से संबंधित कोई क्रियाकलाप, लेकिन इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे। कोई कृषि कर्म, ऐसा क्रियाकलाप जो इस खंड से पूर्वोक्त उपबंधों में निर्दिष्ट है। अस्पताल या औषधालय, शैक्षणिक, वैज्ञानिक अनुसंधान या प्रशिक्षण संस्थाएं अथवा खादी या ग्रामोद्योग। सरकार के प्रमुख संपन्न कार्यों से संबंधित सरकार का कोई क्रियाकलाप जिसमें केंद्रीय सरकार के उन विभागों के सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जो रक्षा, अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और अंतरिम संबंधी काम कर रहे हैं। कोई घरेलू सेवा, कोई ऐसा क्रियाकलाप जो किसी सहकारी सोसाइटी या क्लब या उसी प्रकार के व्यक्तियों के निकाय द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या 10 से कम हो। देखो, औद्योगिक विवाद के निपटारे हेतु मशीनरी होती है, ठीक। औद्योगिकरण के बाद उद्योग का विकास हुआ, उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी, साथ ही नियोजक और श्रमिकों के बीच नियोजन से संबंधित कारणों को लेकर विवाद होने लगा। फलस्वरूप भारत में सर्वप्रथम विवादों को सुलझाने हेतु 1860 में पहला विधान नियोजन कर्मकार विवाद अधिनियम बनाया गया। इसके बाद 1929 में भारतीय श्रम विवाद अधिनियम बनाया गया। उसके बाद 1932 में इसमें संशोधन किया गया तथा भारतीय सुरक्षा नियमों में धारा 81(9) जोड़ा गया जिसमें हड़ताल और तालाबंदी पर रोक लगाने की शक्ति दी गई।
परंतु उपरोक्त सभी विधान औद्योगिक विवादों को निपटाने में अपर्याप्त साबित हुए। अंततः केंद्र सरकार ने 1947 में औद्योगिक विवाद अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में औद्योगिक विवाद को सुलझाने हेतु मशीनरी की व्यवस्था की गई जो निम्नलिखित थी, जैसे कि कार्य समिति, सुलह प्राधिकरण, सुलह अधिकारी, सुलह बोर्ड, जांच न्यायालय, अधिनिर्णय पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण, स्वैच्छिक विभाजन एवं पंच निर्णय, परिवेदना निवारण मशीनरी। कार्य समिति हो गया। कार्य समिति वर्क कमेटी एक ऐसे किसी भी उद्योग जहां 100 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पिछले 12 महीने में किसी भी दिन नियोजित रहे हो तो नियोजक को उपयुक्त सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कार्य समिति बनाने का निर्देश दे सकती है और इस समिति में नियोजक और श्रमिक के प्रतिनिधि बराबर संख्या में होंगे। कार्य समिति का कार्य नियोजक और श्रमिक के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए उपाय करना है और साथ ही मतभेद को दूर करने का प्रयास करना है। धारा 3। सुलह अधिकारी हो गया। उपयुक्त सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर उचित संख्या में समझौते अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। ये समझौते अधिकारी अस्थायी रूप से या विशेष काला अवधि के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं, जिनकी नियुक्ति किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में निर्दिष्ट उद्योग के लिए की जा सकती है। धारा 4। कर्तव्य क्या है? विवाद होने पर दोनों पक्षों के बीच सुलह कराना। जहां विवाद का निपटारा नहीं हो पाता है वहां सुलह अधिकारी इसकी जानकारी 14 दिन के अंदर सरकार को देंगे, लेकिन इस अवधि को पक्षकारों के लिखित करार होने पर बढ़ाया जा सकता है। जहां किसी लोकोपयोगी सेवा से संबंध विवाद हो या उसके लिए हड़ताल की नोटिस दी जा चुकी हो तो वहां सुलह अधिकारी द्वारा सुलह कराना आवश्यक है। धारा 12। शक्तियां देखो। सुलह अधिकारी विवाद की जांच करने के लिए प्रतिष्ठान के परिसर में सूचना के बाद प्रवेश कर सकता है। किसी व्यक्ति को परीक्षा के उद्देश्य से उपस्थित हेतु बाध्य किया जा सकता है और उसे सिविल न्यायालय का अधिकार प्राप्त होता है। धारा 11। सुलह बोर्ड हो गया। बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन। उपयुक्त सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना जारी कर किसी भी औद्योगिक विवाद को निपटारे हेतु समझौते बोर्ड का गठन कर सकती है। सुलह बोर्ड में एक स्वतंत्र अध्यक्ष और सरकार द्वारा निर्धारित 2 या 4 की संख्या में सदस्य हो सकते हैं। पक्षकारों के प्रतिनिधि बराबर की संख्या में होंगे। सुलह बोर्ड द्वारा विवाद का निर्देशन देने का अधिकार उपयुक्त सरकार को है। इनके कर्तव्य और शक्तियों को सुलह अधिकारी के कर्तव्य एवं शक्तियों जैसा है। धारा 5, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 29। जांच न्यायालय देखो। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। उपयुक्त सरकार आवश्यकता अनुसार औद्योगिक विवादों को सुलझाने हेतु जांच न्यायालय का गठन कर सकती है। जांच न्यायालय में एक या अधिक निष्पक्ष व्यक्ति होते हैं, जिसमें से एक को सभापति नियुक्त किया जाता है। धारा 6। कर्तव्य हो गए। जैसे देखो, जांच न्यायालय मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगी। ये रिपोर्ट जांच प्रारंभ होने के 6 महीने के अंदर भेजना आवश्यक है। इस रिपोर्ट को 7 दिन के अंदर प्रकाशित करेगी और वे सब शक्तियां प्राप्त है जो कि अधिनिर्णय पदाधिकारी को है। श्रम न्यायालय देखो। उपयुक्त सरकार अपने अपने अधिकार क्षेत्र में एक अधिक श्रम न्यायालय की गठन कर सकती है। इसमें केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी की निम्न योग्यताएं होगी। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना या रह चुकना, कम से कम 3 वर्ष तक जिला जज होना, रह चुकना, कम से कम 7 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रह चुकना। प्रांतीय अधिनियम के अधीन गठित श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पद पर कम से कम 5 वर्षों तक रह चुका हो, 65 वर्ष की आयु से कम हो। श्रम न्यायालय का कर्तव्य क्या है कि ये अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लेखित विषयों पर अधिनिर्णय देना है और इस अनुसूची में निम्नलिखित विषय हैं, जैसे कि अस्थायी आदेश के अधीन नियोजक द्वारा पारित किए गए आदेश का औचित्य और वैधता, अस्थायी आदेश को लागू कराना, उनकी व्याख्या, श्रमिकों को अलग पदच्युत किया जाना, हड़ताल तालाबंदी की अवैधता या वैधता को बताना। अधिनियम को तीसरी सूची में उल्लिखित मामले को छोड़कर अन्य कोई मामले अधिकरण ट्रिब्यूनल होता है। केंद्र राज्य सरकार अपने अपने अधिकार क्षेत्र में एक या अधिक एक अधिकरण की नियुक्ति या ट्रिब्यूनल की नियुक्ति कर सकती है। इसे केवल एक ही व्यक्ति होता है। इसकी योग्यता होगी। इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हेतु वही योग्यताएं आवश्यक है जो श्रम न्यायालय के हेतु हैं। इसका कर्तव्य क्या है कि अधिनियम के दूसरी या तीसरी अनुसूची में उल्लिखित विषयों पर अधिनिर्णय देना है। तीसरी अनुसूची में उल्लिखित विषय है जैसे मजदूरी भुगतान की अवधि, प्रतिकारात्मक या अन्य भत्ते, कार्य के घंटे, विश्राम अंतराल, सवेतन अवकाश, छुट्टी, बोनस, भविष्य निधि, उत्पादन, अनुशासन के नियम, छंटनी या बंदी इत्यादि। राष्ट्रीय अधिकरण हो गया। नेशनल ट्रिब्यूनल। इसकी नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार को। इसमें केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है। इसके पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष वैसा व्यक्ति हो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, रह चुका हो, स्वतंत्र निष्पक्ष हो, लेकिन 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। केंद्र सरकार राष्ट्रीय अधिकरण को सलाह देने के लिए आवश्यकता अनुसार 2 निर्धारकों की नियुक्ति कर सकती है। इसके द्वारा 2 प्रकार के औद्योगिक विवाद का निपटारा किया जाता है जो केंद्र सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्व का हो, एक से अधिक राज्यों से संबंधित औद्योगिक विवाद का निपटारा हो।
अधिनिर्णय संबंधी बातें क्या है? सरकार द्वारा अधिनिर्णय पदाधिकारी को अधिनियम देने की अधिकतम अवधि का उल्लेख करना आवश्यक होगा। यदि व्यक्ति विवादों से संबंधित ये अवधि 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के निर्णय को सरकार 30 दिन के अंदर लागू करने के लिए प्रकाशित करेगी। ठीक है। अधिनिर्णय प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के बाद लागू माना जाएगा। अधिनिर्णय के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अधिकतम 6 महीने का कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। पुनः अपराध को दोहराने पर प्रतिदिन के लिए 200 रुपये दंड लगाया जा सकता है। स्वैच्छिक विवाचन और पंच निर्णय आर्बिट्रेशन। ये औद्योगिक विवाद के पक्षकार लिखित सहमति व्यक्त करते हैं तो उसे पंचायती द्वारा सुलझाने हेतु भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब विवाद को श्रम न्यायालय अधिकारी या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित नहीं किया गया हो। अधिनिर्णय पदाधिकारी या सुलह अधिकारी भी विवाचक हो सकते हैं। यदि पंचों की संख्या बराबर हो तो उसमें से एक अंपायर के रूप में काम करेगा। विवाचन के लिए समझौता विहित पत्र में होगा, उस पर पक्षकारों के हस्ताक्षर भी होंगे। इस परिपत्र का एक प्रति सरकार सुलभ अधिकारी को भेजा जाएगा। विवाचन समझौते को उसकी प्राप्ति के 30 दिन के अंदर प्रकाशित करेगी तथा प्रकाशन के 30 दिन के अंदर लागू माना जाएगा। धारा 10 से परिवेदना निवारण मशीनरी। इस मशीनरी को 1982 में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में जोड़ा गया। ये वैसे संस्थान में लागू होगा जहां 50 या अधिक श्रमिक विगत 12 महीने में किसी भी दिन नियोजित हैं। कोई भी श्रमिक स्वयं या अपने श्रम संघ के माध्यम से अपने विवाद को परिवेदना निवारण पदाधिकारी के पास भेज सकता है। पदाधिकारी का कार्य विवाद को निपटाने का प्रयास करना है। किसी भी विवाद को दूसरे मशीनरी के पास समाधान हेतु तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक कि विवाद को परिवेदना निवारण पदाधिकारी के पास निर्देशित नहीं किया गया हो तथा इसका निर्णय किसी पक्षकार को स्वीकार्य नहीं हो। हड़ताल तथा तालाबंदी संबंधी प्रावधान क्या है? इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। हड़ताल तालाबंदी पर सामान्य प्रतिषेध। औद्योगिक संस्थान में कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों में हड़ताल पर नहीं जा सकता है। यदि विवाद को सुलझाने हेतु समझौता समिति के पास भेजा गया हो तो जब तक सुलह प्रक्रिया चल रही है तथा कार्यवाहियों की समाप्ति के 7 दिन के बाद तक हड़ताल या तालाबंदी नहीं कर सकता है। श्रम न्यायालय एवं न्यायाधिकरण के विचाराधीन अवस्था में या उसके समाप्ति के 2 महीने के अंदर, पंच निर्णय कार्यवाही के विचाराधीन या उससे समाप्ति के 2 महीने के अंदर, समझौता या निर्णय से संबंधित मामले में जब तक समझौता या फैसला प्रभावशाली रहा तो तब तक। लोकोपयोगी सेवाओं में हड़ताल का प्रतिषेध। इस सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति हड़ताल पर नहीं जा सकता है। हड़ताल करने के पूर्व 6 सप्ताह के अंदर नियोजक को हड़ताल की सूचना दिए बिना सूचना देने के 14 दिन के अंदर उक्त सूचना में निर्दिष्ट हड़ताल की तिथि समाप्त होने से पूर्व समझौता कार्यवाही की विचाराधीन व्यवस्था समाप्त होने के 7 दिन के अंदर। धारा 22 नोटबंदी। तालाबंदी में के संबंध में यही प्रावधान है। अवैध हड़ताल और तालाबंदी। देखो, निम्नलिखित स्थितियों में हड़ताल तालाबंदी अवैध होती है जब यदि हड़ताल तालाबंदी उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन की भी गई हो। यदि कोई विवाद समझौता बोर्ड, श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पास निर्देशित किया गया हो तो ऐसे विवाद से संबंधित हड़ताल तालाबंदी को अवैध माना जाएगा। धारा 24 अवैध हड़ताल तालाबंदी हेतु वित्तीय सहायता देने पर निषेध लगाएगा, लेकिन निम्नलिखित स्थितियों में हड़ताल वैध मानी जाएगी यदि हड़ताल सुलह बोर्ड, पंचायत, श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित करने के पूर्व से ही चली आ रही है। किसी अवैध तालाबंदी के कारण घोषित हड़ताल अवैध नहीं मानी जाएगी। हड़ताल के लिए दंड क्या है? इस पेनाल्टीज। इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए जैसे कि अवैध हड़ताल को प्रारंभ करने, उसे जारी रखने या उसके लिए अन्य कार्य करने वाले व्यक्ति को 1 महीने तक का कारावास या अधिकतम 50 रुपये के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अवैध हड़ताल में भाग लेने के लिए उकसाने या उसके लिए वित्तीय सहायता देने के दोषी व्यक्ति को अधिकतम 6 महीने के कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। तालाबंदी के लिए दंड क्या है? अवैध तालाबंदी को प्रारंभ करने, उसे जारी रखने, उसके लिए अन्य कार्य करने वाले व्यक्ति को 1 महीने तक का कारावास होगा और अधिकतम 1000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अवैध तालाबंदी में भाग लेने के लिए उकसाने, उसके लिए वित्तीय सहायता देने के दोषी व्यक्ति को अधिकतम 6 महीने का कारावास या 1000 रुपये के जुर्माने दोनों मिल सकते हैं। देखो, बैठकी, कामबंदी, जबरी छुट्टी, छटनी से संबंधित प्रावधान क्या है कि 1953 में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन कर अध्याय 5A तथा 1976 में संशोधन कर अध्याय 5B में कामबंदी, छटनी से संबंधित क्रमशः सामान्य एवं विशेष प्रावधान जोड़ा गया।
इसमें किन किन स्थितियों में नियोजक को काम बंदी तथा छंटनी करने का अधिकार है तथा श्रमिकों को किन किन स्थितियों में क्षतिपूर्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस उपबंध में वर्णित हो। परिभाषा क्या है? काम बंदी का अर्थ क्या है? किसी नियोजक द्वारा कोयले, बिजली, कच्चे माल की कमी या स्टॉक जमा होने या यंत्र भंग या प्राकृतिक आपदा या अन्य कारण बस किसी श्रमिक को नियोजित करने से इनकार करना, असमर्थ होना, जिसका नाम उस औद्योगिक प्रतिष्ठान के मास्टर रोल में दर्ज है, उसकी छंटनी नहीं हुई है। छंटनी का अर्थ होता है नियोजक द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई के रूप में दिए गए दंड को छोड़कर किसी भी अन्य कारण से किसी श्रमिक की सेवा की समाप्ति, लेकिन छंटनी में निम्नलिखित शामिल नहीं है। जैसे कर्मकार का स्वेच्छापूर्वक निवृत्ति, वृद्धावस्था की उम्र हो जाने पर निवृत्ति, संविदा के कारण सेवानिवृत्ति और निरंतर खराब स्वास्थ्य के आधार पर भी छुट्टी हो जाता है। प्रावधान क्या है? इस अधिनियम में कामबंदी से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। जैसे सामान्य उपबंध है, यह उपबंध ऐसे प्रतिष्ठान में लागू होता है जहां विगत 12 माह में औसतन 50 से अधिक श्रमिक नियोजित हो और जो मौसमी प्रकार के न हो, जिसमें काम रुक रुक कर नहीं चलता हो। क्षतिपूर्ति का अधिकार देखो, यदि किसी श्रमिक ने 1 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो तथा जिसका नाम प्रतिष्ठान के मास्टर रोल में दर्ज है, बदली आकस्मिक श्रमिकों को छोड़कर तथा नियोजक के लिए कामबंदी की अवधि में क्षतिपूर्ति देना आवश्यक होगा। क्षतिपूर्ति की दर क्या है? श्रमिक द्वारा कामबंदी के पहले प्राप्त की जाने वाली मूल मजदूरी महंगाई भत्ता के योग के 1/2 के बराबर हो। श्रमिक 12 माह की अवधि में अधिकतम 45 दिनों तक कामबंदी से संबंधित क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, किंतु ये श्रमिक नियोजक के बीच इस संबंध में कोई करार हुआ हो तो वह अवधि अधिक भी हो सकती है। उपयुक्त 45 दिन के बाद नियोजक श्रमिक की छंटनी कर सकता है और ऐसी स्थिति में इन श्रमिकों को छंटनी की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। कामबंदी की घोषणा श्रमिक के कार्य प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व की जाएगी। क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं है। यदि नियोजक द्वारा कामबंदी के समय श्रमिक को उसी प्रतिष्ठान में या किसी शहर या गांव में 5 मील की परिधि के अंदर इसके किसी अन्य प्रतिष्ठान में पहली मजदूरी पर काम करने को कहा जाए तथा श्रमिक कार्य करने से इनकार करता है, यदि कामबंदी की अवधि के दौरान श्रमिक प्रतिदिन काम से कम 1 बार उपस्थित नहीं होता है, यदि कामबंदी प्रतिष्ठान के दूसरे भाग में श्रमिकों की हड़ताल या उत्पादन धीरे धीरे होने के कारण हुई हो। विशेष प्रावधान क्या है कि यह वैसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू होता है जहां 100 या उससे अधिक श्रमिक विगत 12 महीने में प्रति कार्य दिवस पर नियोजित हों और मौसमी प्रकृति का रुक रुक कर कार्य होने वाला प्रतिष्ठान नहीं हो। लेकिन ऐसे प्रतिष्ठानों में बदली या आकस्मिक श्रमिक को छोड़कर किसी अन्य श्रमिक की कामबंदी केवल सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकरण की अनुमति से ही की जाएगी। इस संबंध में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। जैसे कि नियोजक को कामबंदी की घोषणा करने से पूर्व उपयुक्त सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। कामबंदी जारी रखने के लिए 1 महीने पूर्व आवेदन देना आवश्यक है। पराधिकारी आवश्यक जांच पड़ताल के बाद कामबंदी की अनुमति दे भी सकता है और इनकार भी कर सकता है। यदि नियोजक द्वारा दिए गए आवेदन पर 2 महीने के अंदर प्राधिकारी से कोई सूचना नहीं मिलती है तो आवेदन को स्वीकृत समझा जाता है। केवल शक्ति की कमी या प्राकृतिक विपत्ति, खानों में आग, बाढ़, ज्वलनशील गैस विस्फोट आदि की स्थिति में की जाने वाली कामबंदी के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन 30 दिन के अंदर अनुमति लेना अनिवार्य होता है। दंड इस उपबंध के उल्लंघन करने वाले दोषी नियोजक को 1 महीने तक का कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। छंटनी से संबंधित प्रावधान क्या है? इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कि छंटनी का सामान्य प्रावधान क्या है? ऐसे प्रतिष्ठान जहां 50 या अधिक श्रमिक नियोजित है, 12 महीने या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं, तो ऐसे श्रमिक की छंटनी करते समय नियोजक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा। नियोजक द्वारा छंटनी के कारण सहित 1 महीने पहले श्रमिक को लिखित सूचना देना या सूचना के बदले 1 महीने का मजदूरी देना आवश्यक है। यदि किसी श्रमिक की सेवा समाप्ति के बारे में कोई समझौता है तो छंटनी के लिए नोटिस देना आवश्यक नहीं है। छंटनी की सूचना उपयुक्त सरकार या सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को देना आवश्यक है। छंटनी की प्रक्रिया क्या है? नियोजक सबसे पहले उस श्रमिक की छंटनी करेंगे जो सबसे बाद में नियोजित किए गए। नियोजक और श्रमिक के बीच समझौते के अनुसार विशेष परिस्थितियों में अन्य कर्मकारों की भी छंटनी की जा सकती है। छंटनीग्रस्त श्रमिक की पुनः बहाली। यदि नियोजक लोगों को प्रतिष्ठान में नियोजित करना चाहता है तो छंटनीग्रस्त श्रमिक की पुनर्नियोजन का अवसर देना और उन्हें अन्य व्यक्तियों की तुलना में प्राथमिकता देना आवश्यक है। छंटनी की क्षतिपूर्ति। यदि किसी भी छंटनीग्रस्त श्रमिक को प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की मजदूरी छंटनी की क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। यह श्रमिक के अंतिम मजदूरी के आधार पर देय होगा। यदि श्रमिक को एक नियोजन से दूसरे नियोजन के हस्तांतरण किया जाता है तो छंटनी की क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे। तो श्रमिक छंटनी की क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे।
विशेष प्रावधान हो गया। देखो, जैसे कि ऐसे प्रतिष्ठान में जिनमें 100 या अधिक श्रमिक नियोजित है, जो मौसमी प्रकृति का नहीं है, जिनमें काम रुक रुक कर नहीं चलता है, 1 वर्ष से अधिक अवधि तक काम कर चुका हो, ऐसे श्रमिक की छंटनी करते समय नियोजक को सरकार या सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है। इसके लिए श्रमिक को कम से कम 3 महीने पूर्व सूचना देना और सूचना के बदले 3 महीने की मजदूरी देना भी आवश्यक है। छंटनी करने के पहले उपयुक्त सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए एक आवेदन सरकार या प्राधिकारी को देना होगा। उपयुक्त सरकार छंटनी की अनुमति दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। यदि उपयुक्त सरकार आवेदन की तिथि से 2 महीने के अंदर कोई सूचना नहीं देती है तो इसको स्वीकृत समझा जाता है। दंड। इस उपबंध का उल्लंघन करने वाले दोषी नियोजक को 1 महीने तक का कारावास, 1000 रुपये का जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। बंदी संबंधी प्रावधान क्या है? सामान्य किसी भी नियोजन स्थल या उसके किसी भी भाग को हमेशा के लिए बंद होना ही बंदी कहलाता है। इस संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के निम्नलिखित उपबंध दिए गए हैं। बंदी की सूचना देना होगा। ऐसे प्रतिष्ठान जहां 50 या अधिक श्रमिक नियोजित हो, वहां नियोजक के द्वारा सरकार के पास बंदी के कारणों का उल्लेख करते हुए सूचना देना आवश्यक होगा। भवन, पुल, सड़क, नहर, बांध, किसी परियोजना के निर्माण कार्य से संबद्ध उपक्रम में बंदी के लिए नोटिस देना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह कार्य 2 वर्ष से अधिक समय के लिए चलती है तो पूर्व सूचना देना आवश्यक है। असाधारण परिस्थिति जैसे दुर्घटना, नियोजक की मृत्यु या ऐसे अन्य आकस्मिक स्थिति में सरकार सूचना देने से छूट दे सकती है। बंदी की स्थिति में श्रमिक को क्षतिपूर्ति मिलती है। वैसे श्रमिक जो किसी प्रतिष्ठान में 1 वर्ष या अधिक अवधि तक लगातार सेवा कर चुके हैं, वह उपक्रम बंद हो जाते हैं। वैसी स्थिति में श्रमिक क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे। 1 वर्ष के कार्य के लिए 15 दिन की मजदूरी श्रमिक को क्षतिपूर्ति के रूप में देना होगा। 6 माह या अधिक की सेवा को 1 वर्ष माना जाएगा। 6 माह से कम की सेवा को गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नियोजक के नियंत्रण के बाहर अपरिहार्य परिस्थिति के कारण बंदी की स्थितियों में क्षतिपूर्ति श्रमिक की औसत 3 महीने की मजदूरी से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में नियोजक के नियंत्रण के बाहर अपरिहार्य कारण नहीं समझा जाता है। आर्थिक कठिनाइयां, माल के विक्रय नहीं होने से उसका जमा होना, पट्टे और लाइसेंस की अवधि की समाप्ति, किसी खान में खनिज की समाप्ति। बंदी से संबंधित विशेष उपबंध क्या है? यह उपबंध वैसे प्रतिष्ठान में लागू होता है जहां 100 या अधिक श्रमिक नियोजित है, जो मौसमी प्रकृति का नहीं है और उसमें काम रुक रुक कर नहीं चलता है। ऐसे प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए नियोजक को सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। इसके लिए नियोजक 90 दिन पूर्व सरकार को एक आवेदन देगा। आवेदन में बंदी के कारणों का उल्लेख करना, उनकी एक प्रति श्रमिक के प्रतिनिधियों को देना आवश्यक है। सरकार आवश्यक जांच और विभिन्न पक्षकारों की सुनवाई करके बंदी के आवेदन को स्वीकृत अस्वीकृत कर सकती है। बंदी के आवेदन देने के 2 महीने के अंदर प्राधिकारी से कोई सूचना नहीं मिलती है तो आवेदन को स्वीकृत समझा जाता है। देखो, शक्ति की कमी है। शक्ति की कमी, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में की जाने वाली बंदी के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। दंड हो गया। यदि नियोजक किसी प्रतिष्ठान को अवैध रूप से बंद करता है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने का कारावास और 5000 रुपये की जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकता है। अनुचित श्रम व्यवहार हो गया। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस हो गया। इसमें 1982 में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन कर अनुचित श्रम व्यवहार से संबंधित उपबंध की व्यवस्था की गई है। यह उपबंध अधिनियम के 5वीं अनुसूची में वर्णित है, जो निम्नलिखित है। नियोजक एवं उनके संगठन के अनुचित श्रम व्यवहार क्या है? जैसे कि इस संबंध में निम्नलिखित उपबंध किए गए। श्रमिक को संगठित होने, श्रम संघ बनाने, उनमें सम्मिलित होने या सहायता देने या श्रम की बर्खास्तगी आदि की धमकी देना, किसी श्रम संघ पर हावी होना, उसमें हस्तक्षेप करना, उसे वित्तीय और अन्य प्रकार से सहायता देना, किसी श्रमिक के विरुद्ध भेदभाव पैदा करके किसी श्रम संघ में सदस्यता को प्रोत्साहित और हतोत्साहित करना, अवैध हड़ताल को छोड़कर अन्य स्थितियों में भर्ती करना, अधिनिर्णय, करार और समझौते को लागू करने में विफल होना, बल का प्रयोग करना, हिंसात्मक कार्यों में लगा रहना, मान्यता प्राप्त श्रम संघों से सामूहिक सौदेबाजी से इनकार करना, अवैध तालाबंदी को प्रोत्साहित करना और जारी रखना, श्रमिकों एवं श्रम संघों के अनुचित श्रम व्यवहार, अवैध हड़ताल के लिए सलाह देना, सक्रिय रूप से समर्थन देना या उकसाना, किसी हड़ताल के संबंध में गैर हड़ताली और प्रबंधकों के विरुद्ध बल प्रदर्शन या हिंसा के कार्य में लगना और उन्हें धमकी देना, सौदेबाजी के लिए प्रतिनिधि प्रमाणीकरण के लिए जोर जबरदस्ती करना, जानबूझकर धीरे धीरे कार्य करना, काम करने के घंटे के समाप्ति के बाद कार्य के परिसर में धरना देना, नियोजक और प्रबंधक के निवास स्थान पर प्रदर्शन करना, किसी श्रमिक को काम पर उपस्थित होने से रोकने की दृष्टि से उसे धमकी देना, हिंसात्मक कार्य करना, अन्य कोई अनुचित श्रम व्यवहार।
पेनाल्टीज देखो, इसमें सरकार से बिना पूर्व अनुमति लिए जबरी छुट्टी छटनी करने पर 1 माह तक का कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना। कर्मकार द्वारा अवैध हड़ताल में शामिल होने पर 1 माह तक का कैद और 50 रुपये का जुर्माना। अवैध तालाबंदी की दिशा में 1 माह तक का कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माना। अवैध हड़ताल और तालाबंदी में वित्तीय और अन्य प्रोत्साहन देने पर 6 माह तक का कैद और जुर्माना। बंदीकरण की अनुमति और प्रतिषेध के आदेश का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष तक का कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर 100 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। छूट देने की शक्ति क्या है? यदि उपयुक्त सरकार किसी विभाग द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठान चलाए जाते हैं जहां वहां इस अधिनियम से बेहतर सुविधा प्राप्त है तो जांच निपटारे के लिए पर्याप्त व्यवस्था है तो इस अधिनियम के सभी कुछ उपबंध के लागू होने से छूट मिल सकती है। जैसे देखो, नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति क्या है? इस अधिनियम से संबंधित नियम बनाने की शक्ति उपयुक्त सरकार को है। इसकी आलोचना क्या है? इस अधिनियम के बनने के बाद निश्चय ही नियोजक एवं श्रमिक के बीच संबंध में सुधार आया है। अब हड़ताल एवं तालाबंदी, अनुचित श्रम व्यवहार में कमी आई है। छटनी कामबंदी में भी कमी आई है, लेकिन नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद छटनी में वृद्धि हुई है। अतः आज भी हड़ताल तालाबंदी की स्थिति बरकरार है। अतः इस अधिनियम में निम्नलिखित कमियां हैं, जिससे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत सरकार को हस्तक्षेप करने की व्यापक शक्ति दी गई है, जैसे हड़ताल, तालाबंदी, छटनी इत्यादि के संबंध में, जिस कारण पक्षकारों के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखना बहुत ही कठिन है। अतः सरकार के हस्तक्षेप को कम कर देना चाहिए। इस अधिनियम में श्रम संघ को मान्यता देने की प्रक्रिया की व्यवस्था नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत श्रम संघों के बीच प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस अधिनियम में विवादों को सुलझाने हेतु अधीन निर्णय की व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था में पक्षकारों के हितों और इच्छाओं को ध्यान में रखे बिना औद्योगिक विवाद को अधीन निर्णय पदाधिकारी को निर्देशित कर दिया जाता है, जिसमें पदाधिकारियों की स्वेच्छाचारी होने की संभावना बनी रहती है। यह अधिनियम सामूहिक सौदेबाजी के विकास में बाधक रही है और विवाद को सामूहिक सौदेबाजी के तहत न सुलझाकर अधीन निर्णय के पास भेज दिया जाता है। दूसरी ओर हड़ताल प्रतिषेध होने के कारण सामूहिक सौदेबाजी प्रभावित होती है, क्योंकि नियोजक हड़ताल के भय से ही सामूहिक सौदेबाजी करता है। अधिनियम के तहत हड़ताल और तालाबंदी पर प्रतिबंध लगाया गया, फिर भी आज हड़ताल तालाबंदी की संख्या बढ़ रही है। इस अधिनियम में जो दंड की व्यवस्था है वह अपर्याप्त है, अतः कोई भी व्यक्ति दंड की रकम देकर इस प्रावधान से बच सकता है। इस प्रकार उपयुक्त कमियों के बावजूद यह अधिनियम औद्योगिक विवाद को सुलझाने में अपना महत्व रखता है। आवश्यकता है इस बात की है कि इन कमियों को दूर किया जाए ताकि अधिनियम के मूल प्रावधानों का सही क्रियान्वयन हो सके। देखो, ऐच्छिक और अनिवार्य पंच निर्णय में अंतर क्या है? तो ऐच्छिक पंच निर्णय में विवाद का प्रस्तुतिकरण पक्षकारों की इच्छा पर निर्भर करता है, जबकि अनिवार्य पंच निर्णय में पक्षकारों को अनिवार्य रूप से संघर्ष को निर्णय के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है। ऐच्छिक पंच निर्णय के अंतर्गत विवाद को तभी निपटाया जा सकता है जब उसके संबंध में विवादग्रस्त पक्षकार परस्पर सहमत हों। अनिवार्य पंच निर्णय विवादग्रस्त पक्षकारों की सहमति आवश्यक नहीं होती है। ऐच्छिक पंच निर्णय के अंतर्गत एक या अधिक पंचों की नियुक्ति की जाती है, जबकि अनिवार्य पंच निर्णय के अंतर्गत सदैव एक ही व्यक्ति के पंच के रूप में नियुक्त किया जाता है। ऐच्छिक पंच निर्णय के अंतर्गत पंचों की नियुक्ति विवाद के पक्षकारों द्वारा की जाती है, जबकि अनिवार्य पंच निर्णय के अंतर्गत पंचों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। ऐच्छिक पंच निर्णय में नियुक्ति किए जाने वाले पंच में किसी विशिष्ट योग्यता का होना अनिवार्य नहीं है, जबकि अनिवार्य पंच निर्णय नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति में निर्धारित योग्यता में से किसी योग्यता का होना अनिवार्य है। ऐच्छिक पंच निर्णय के अंतर्गत विवाद का निपटारा करने वाले व्यक्ति को पंच या मध्यस्थ के नाम से पुकारा जाता है, जबकि अनिवार्य पंच निर्णय में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को अधिष्ठाता के नाम से जाना जाता है। ऐच्छिक पंच निर्णय सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यकता को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि अनिवार्य पंच निर्णय अंतर्गत सामूहिक सौदेबाजी हतोत्साहित होती है, क्योंकि इससे सभी क्रियाएं अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है। ऐच्छिक पंच निर्णय में औद्योगिक विवाद को हल करने की व्यवस्था केवल एक ही प्रकार की होती है, जबकि अनिवार्य पंच निर्णय में विवाद को हल करने की कई व्यवस्थाएं होती है, जैसे श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण। ऐच्छिक पंच निर्णय के अंतर्गत पंचों को अनिवार्य पंच निर्माण व्यवस्था की तरह न्यायिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है, जबकि अनिवार्य पंच निर्णय के अंतर्गत दिए गए निर्णय के विरोध में अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। ऐच्छिक पंच निर्णय के अंतर्गत दिए गए परिनिर्णय को स्वीकार करने के लिए विवाद के पक्षकार बाध्य नहीं होते हैं, जबकि अनिवार्य पंच निर्णय के अंतर्गत दिए गए निर्णय को स्वीकार करने के लिए सरकार बाध्य करती है। ऐच्छिक पंच निर्णय के अंतर्गत दिए गए परिनिर्णय के विरोध में कार्य करने पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं होती, जबकि अनिवार्य पंच निर्णय के विरोध में कार्य करने पर दंड की व्यवस्था लागू होती है। सामूहिक सौदेबाजी।